हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ सेट कितने हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन के। अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है? अगर मेथनॉल को देखा जाए तो इस मेथनॉल में ये जो तीनों प्रोटॉन है ये एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है? सेम। इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है तो ये तीनों क्या है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो इन तीनों की एक ही पीक आएगी, मतलब इस प्रोटॉन की, इस प्रोटॉन की, इस प्रोटॉन की अलग अलग 3 पीक्स नहीं आएंगी, बल्कि ये तीनों की, इन तीनों की क्या होगी? ग्राफ में, स्पेक्ट्रम में एक ही पीक आएगी। जबकि ये वाला प्रोटॉन इनसे डिफरेंट है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट इन जैसा नहीं है। ये क्या है? ऑक्सीजन से अटैच है, वो कार्बन से अटैच है, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है? डिफरेंट। तो इसकी अलग पीक आएगी, इन तीन की एक और इसकी अलग, तो टोटल पीक कितनी आएंगी? 2 सिग्नल हमें मिलेंगे। इसी तरह अगर एसीटोन को देखें तो यहाँ से पास करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करता है, इसका मतलब ये और ये एक जैसे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाए तो ये साइड और ये साइड क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। तो इन दोनों का क्या होगा? इन 3 प्रोटॉन और इन 3 प्रोटॉन का क्या होगा? टोटल 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल मिलेगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करते हो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को भी, इनका स्टीरियो केमिकली भी ये क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हुआ, इसका मतलब है ये और ये क्या? स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट है, तो ये प्रोटॉन क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, इनका एक ही सिग्नल आएगा। अगर साइक्लोब्यूटेन को देखा जाए तो यहाँ से पास कर रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब है ये और ये क्या है? इक्विवेलेंट एक दूसरे के। ये 2 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन, टोटल 4 प्रोटॉन क्या है? इक्विवेलेंट। इन चारों का क्या होगा? एक ही सिग्नल आएगा। इसी तरह अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया जाए तो ये और ये क्या है? इक्विवेलेंट। इसका अगर ए सिग्नल है तो इसका भी क्या होगा? ए ही सिग्नल आएगा। इसका ए सिग्नल है तो इसका भी क्या आएगा? ए ही सिग्नल। मतलब ए का मतलब है इन सब का क्या होगा? एक ही सिग्नल आएगा। अगर यहाँ पे देखें ये वाला प्रोटॉन कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन के साइड पे भी प्रोटॉन है, इस साइड पे भी प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसको अगर देखें ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ, इसको उधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? केमिकली इक्विवेलेंट है। इसको देखा जाए तो यहाँ ये भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी प्रोटॉन है, उधर भी प्रोटॉन है, मतलब ये प्रोटॉन भी बिल्कुल इन्हीं जैसा है। तो ये सारे के सारे प्रोटॉन क्या है? इक्विवेलेंट है। इनका क्या होगा? एक ही सिग्नल आएगा। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन, इन तीनों प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इसका एक सिग्नल आएगा, कह लेते हैं ए सिग्नल। इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट इनसे डिफरेंट है, लेकिन आपस में इन दोनों का एक ही है, तो इसका दोनों का बी सिग्नल आएगा। इस तरह इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है दोनों प्रोटॉन का, लेकिन इन दोनों से क्या है? डिफरेंट, इसका सी। तो टोटल मिला के यहाँ कितने? 3 सिग्नल आएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरफ ये जो प्रोटॉन है इसकी इस तरफ क्लोरीन है, उधर CH2 है, तो इन दोनों का क्या होगा? एक ही सिग्नल आएगा। इस तरह इसको देखा जाए, इसकी इस तरफ CH2 है, उस तरफ मिथाइल है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। उसके इस तरफ क्लोरीन था, इसकी इसी तरफ साइड पे कोई क्लोरीन नहीं है, तो इसका सिग्नल क्या होगा? अलग आएगा इन दोनों से। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इसका भी सिग्नल क्या है? अलग आएगा। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए? 3 सिग्नल आए। इसी तरह इनको देखा जाए तो यहाँ से पास करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये और ये क्या है? इक्विवेलेंट। तो इसका सिग्नल ए आता है, तो इसका सिग्नल भी क्या होगा? ए आएगा। लेकिन ये और ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इसका सिग्नल बी आएगा, इसका सिग्नल क्या आएगा? सी। तो टोटल कितने सिग्नल बने? 3। तो इसके कितने सिग्नल आएंगे? 3। तो प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? सेम होगा, या स्टीरियो केमिकली भी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो देखने में लगता है तो ये दोनों प्रोटॉन का एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल आना चाहिए, तो टोटल 2 सिग्नल आना चाहिए। लेकिन असल में क्या है कि स्टीरियो केमिस्ट्री को मद्देनजर रखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोटॉन को देखो तो ये क्लोरीन के ट्रांस है, इसके सिस है, और उधर भी उसकी क्या है? सिस है। लेकिन इस प्रोटॉन को देखो, ये जो है क्लोरीन के साथ सिस में है, जो वो वाला ट्रांस में था, इसका मतलब है ये ट्रांस में आ रहा है, इसका अलहदा सिग्नल होगा, ये सिस में आ रहा है, इसका अलहदा सिग्नल होगा, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं, इसके इस तरफ क्लोरीन है, उसके उस तरफ क्लोरीन नहीं है, तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है, तो दोनों क्या देंगे? अलहदा सिग्नल देंगे, और इनका भी क्या होगा? अलहदा ही सिग्नल आएगा। तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 3। तो हमें ग्राफ के अंदर क्या होगा? इस तरह करके 3 पीक्स मिलेंगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या है कि ये जो 2 प्रोटॉन है, इसकी इस तरफ मिथाइल है, जबकि इन 2 प्रोटॉन का इधर हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, इसका ए सिग्नल, इसका बी सिग्नल आ गया। इसी तरह इसका अलग सिग्नल आएगा, उन तीनों का एक जैसा सिग्नल आएगा। तो टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 4, ठीक है। इस तरह करके उसकी ग्राफ के अंदर 4 पीक्स आएंगी।
इसके बाद है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इसमें जो है ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेट। भाई प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट कितने, ये 3 प्रोटॉन ये इक्विवेलेंट है, ये एक सेट हो गया, इसकी एक पीक आएगी। ये 2 प्रोटॉन जो है ये भी इक्विवेलेंट है, ये दूसरा सेट हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितनी पीक्स आएंगी, 2। एक पीक इसकी आएगी, एक पीक इसकी आएगी, टोटल पीक्स कितनी आएंगी, 2। ठीक है, लेकिन केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की अगर बात करें, हमारे पास ये एक सैंपल है, ठीक है, जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसका हमने NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया है। ठीक, इसके अंदर CH3 CH2 Cl, एक पीक आएगी इसकी और एक पीक आएगी इसकी। ठीक है, तो टोटल कितनी आनी है, 2 पीक्स। अब यहाँ पे जब पीक्स आती है ना, ठीक है, तो जब ग्राफ रिकॉर्ड किया जाता है तो ग्राफ के अंदर हम जब सैंपल डालते हैं, सैंपल के साथ हम एक स्टैंडर्ड भी डालते हैं, तो स्टैंडर्ड का जो होता है पीक या सिग्नल वो आता है 0 पे। ठीक है, स्टैंडर्ड का सबसे पहले आता है और सबसे बड़ी पीक जो होगी स्टैंडर्ड की भी होगी। बाकी जितनी पीक्स आएंगी, बाकी ये दोनों जो पीक्स हैं ये जो है इस स्टैंडर्ड से इस साइड पे आएंगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे PPM भी हो सकता है, हर्ट्स भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी PPM में भी हो सकती है और हर्ट्स में भी हो सकती है। ठीक, तो अब जो इसकी पीक्स आती हैं वो किस तरह आएंगी, 2 पीक्स तो आएंगी, लेकिन इनकी पीक्स की पोजीशन क्या होगी, केमिकल शिफ्ट असल में पीक्स की पोजीशन से डील कर रहा है। इसमें क्या है कि ये 3 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, ये 2 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, जब इनके ऊपर अप्लाई की जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये जो तीनों प्रोटॉन हैं ये इनकी भी क्या होगी, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये स्पिन कर रहे होते हैं, इनके ऊपर चार्ज अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहे होते हैं। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फर्ज करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की है यहाँ पे 5, ठीक है, 5 जो है 5 टेस्ला या जो भी 5 हर्ट्स जो है मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो यहाँ तीनों प्रोटॉन ने इसके अगेंस्ट क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की है। फर्ज करें उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की है वो कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, यहाँ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो असल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो यहाँ पे कितनी आई है, 2। इसके केस में कितनी आएगी, 2। तो हमें CH3 का जो सिग्नल मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 2 पे, यहाँ पे सिग्नल इसका मिलेगा हमें CH3 का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें CH2 की, ठीक, तो CH2 पे भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ से ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच रहा, तो इन इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के आसपास मौजूद है, प्रोटॉन को क्या किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये खींच लिए गए हैं क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ से जब क्लोरीन की तरफ खींच लेंगे, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन ने, इनके ऊपर चार्ज है, इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की है वो कम की है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल मैंने लगाई है 5, तो ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ खींच लिए गए हैं, तो उधर से जो इंड्यूस आ रही है वो कितनी आ रही है, कम आ रही है। जबकि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाते थे वो ज़्यादा करवाते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, उधर खींच ली गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे आएगा 5 - 1, तो नेट कितनी आ गई, 4। तो इसका सिग्नल किस पे आएगा, 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है खींच लिए गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डी शील्डिंग हुई है। डी शील्डिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिए हैं, प्रोटॉन वगैरह के अराउंड जो हैं ये इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, उधर खींच लिए हैं, तो डी शील्डिंग होगी। जबकि इसके केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ सराउंड कर रहे हैं प्रोटॉन को, इसका मतलब ये शील्डेड है। तो जो शील्डेड होगी उसकी पीक कम PPM पे आएगी। ठीक है, शील्डेड की, और जो डी शील्डेड होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास प्रोटॉन के कम होगी, ठीक है, उनकी जो पीक आएगी वो ज़्यादा PPM पे आएगी। PPM के अलावा इसका एक और यूनिट होता है टॉ स्केल भी है। अगर PPM ज़्यादा हो तो टॉ क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो इसका ये जो यहाँ से स्टैंडर्ड से इसका यहाँ ये जो शिफ्ट होना है, पोजीशन का शिफ्ट होना है, इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट असल में आता क्यों है कि जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर यहाँ मौजूद होंगे,
प्रोटॉन के सराउंड कर रहे होंगे, तो यहाँ से जो इंड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारे पास जो नेट वो जो एक्सटर्नल होगी उसको कुछ कैंसिल करेगी, नेट हमारे पास क्या आएगी, थोड़ी। तो यहाँ पे सिग्नल भी क्या आएगा, कम ppm पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपनी तरफ खींच लिए हैं, तो अब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन सराउंड नहीं कर रहे, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, कम है। तो 5 - 1 जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ सिग्नल हमें ज़्यादा ppm पे मिलेगा। तो ppm की वाली क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी इस केस में, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड से इस तरफ शिफ्ट होना, पोजीशन का शिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। इसी तरह यहाँ पे ये शील्डेड जोन है, कहीं प्रोटॉन खींचे नहीं गए, प्रोटॉन यहीं पे मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे खींचे नहीं गए, यहीं पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो प्रोटॉन के आसपास मौजूद हैं, उनको शील्ड कर रहे हैं। जब वो उनको शील्ड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इनके ऊपर इफेक्ट होता है वो ज़्यादा नहीं होता, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये कम फेस करते हैं, यानी इनकी जो इंड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो कुछ ना कुछ कैंसिल करती है। तो ये जो इनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, तो हमें सिग्नल कम ppm पे मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो हम अब प्रोटॉन को शील्ड नहीं कर रहे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे वो कम होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कैंसिल करेगी, तो एक्सटर्नल नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो हमें पीक भी क्या मिलेगी, ज़्यादा वैल्यू पे मिलेगी, ठीक है। यूँ भी हम कह सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहा है ज़्यादा, और ये क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर रहा है, ये हम यूँ कह सकते हैं रीइंफोर्स कर रहा है। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, इसका मतलब ये है, अपोज करने का मतलब ये है कि प्रोटॉन क्या है, शील्डेड है, यहाँ पे अपोजिशन ज़्यादा हो रही है, मतलब प्रोटॉन शील्डेड है। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्स करेगी, इसका मतलब है जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे थे वो खींच लिए गए हैं, तो प्रोटॉन अब क्या है, डी शील्डेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, डी शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग और डी शील्डिंग जो है वो सिग्नल की पोजिशन हमें बताने में हेल्प करती है। सिग्नल की पोजिशन से हमें ये भी पता चल जाता है प्रोटॉन की नेचर क्या है, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट मौजूद है या नहीं, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो केमिकल शिफ्ट की क्या डेफिनेशन है, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल का शिफ्ट हो जाना शील्डिंग या डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से। और ये डी शील्डिंग या डी शील्डिंग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको प्रोटॉन को अगर सराउंड कर रहे हैं तो मतलब शील्डिंग हो रही है, अगर प्रोटॉन से दूर जा रहे हैं मतलब क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग या डी शील्डिंग होने की वजह से एनएमआर सिग्नल जो है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है, इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, इसको साइन डेल्टा से जाहिर किया जाता है, ठीक। या दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि प्रोटॉन की जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन है उसका TMS यानी स्टैंडर्ड से फासला, वो क्या कहलाएगा, केमिकल शिफ्ट। यानी स्टैंडर्ड से जो हमारी एब्जॉर्प्शन पीक है उसका फासला, ये क्या कहलाएगा, केमिकल शिफ्ट, ठीक है। केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए फार्मूला ये है, ईटा बराबर है हर्ट्स ओवर मेगाहर्ट्स। यानी अगर हमारा सिग्नल जो है, हमें यहाँ फर्ज करें ppm नहीं पता कितने ppm पे सिग्नल है, उसके बजाय हमें उस सिग्नल की क्या पता है, फ्रीक्वेंसी। फ़र्ज़ करो वो सिग्नल आया है 400 फ्रीक्वेंसी पे, 400 हर्ट्स पे, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई कर रहा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 मेगाहर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को 0 0 से कैंसिल हुए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है हमारा जो है वो ईटा क्या है, 2, मतलब हमें सिग्नल यहाँ किस पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा। तो इस तरह करके हम हर्ट्स को, फ्रीक्वेंसी को ppm में, ppm को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम NMR स्पेक्ट्रम लेने लगते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सैंपल, सॉल्वेंट और TMS क्या है, रेफरेंस है, ठीक है। इससे बाकी पीक्स निकाली जाती हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड या रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो TMS है, ये है क्या चीज़, ये है टेट्रामिथाइलसेलीन, ठीक है। टेट्रामिथाइलसेलीन है, ये स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 3 3 और 3 और तो टोटल मतलब 12 प्रोटॉन है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं पीक की हाइट भी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ 12 प्रोटॉन है तो सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो TMS की होगी पीक की इंटेंसिटी वो सबसे ज़्यादा होगी, और इसका सिग्नल हमेशा 0 ppm पे आता है, ठीक है। बाकियों का इससे कंपेयर करके सिग्नल आते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो तमाम प्रोटॉन हैं, जो कि सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये तमाम प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे शील्डेड है, ठीक है, शील्डेड है। और जो TMS है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल, और बाकी जो प्रोटॉन है उनकी केमिकल शिफ्ट इसी से कंपेयर करके इसी से रिलेट करके निकाली जाती है। ठीक है, ये जो टेट्रामिथाइल सेलीन है जो स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है, इसके क्या क्या करैक्टर हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिसिबल हो जाता है। ठीक है, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि जब आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हो उसके बाद आप अपने सैंपल रिकवर करना चाहते हो, तो इसको आप TMS को क्या करते हो, वोलाटाइल एवेपोरेट करा के आपका सैंपल क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इसके अलावा ये सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये क्या है, इनर्ट है। ठीक है, रिएक्शन सैंपल के साथ नहीं करता। तो यहाँ पे अगर हमने सैंपल के लिए हमने ppm की वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू अगर निकालनी है तो TMS की वैल्यू 0 यहाँ पुट करनी है, और जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारा सिग्नल आया वो ऊपर, और जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यानी जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है, डिवाइस की फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी का हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी मेगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी नीचे लिखनी है। या सादा इसको यूँ कहा जा सकता है कि हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी जिस पे सिग्नल आया है वो ऊपर, और मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रिक्वेंसी है वो नीचे लिखनी है, तो हमें ppm में पता चल जाएगा। तो हम हर्ट्ज को ppm में, ppm को हर्ट्ज में इस तरह करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कि अगर मेरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 200 मेगाहर्ट्ज का है तो जो जीरो सिग्नल आ रहा है ना TMS का, इसका मतलब है वो 200 मेगाहर्ट्ज पे ही आ रहा है। जीरो का मतलब है 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो पहला सिग्नल सबसे ज़्यादा इसी का आएगा। 12 प्रोटॉन है तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए TMS को हमें इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ी मिकदार में भी काफ़ी है कि इसका हमें सिग्नल मिल जाएगा, स्मॉल क्वान्टिटी में भी यूज़ करेंगे तो। और अगर हमें अपने सैंपल का जो सिग्नल है वो फ़र्ज़ करें 4 हर्ट्ज़ पे मिला है, और जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रिक्वेंसी है वो 200 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर 2 ppm, यानी 2 ppm पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा। अब ये जो ppm है, ppm स्केल भी यूज़ हो सकता है और टॉ स्केल भी यूज़ होता है। ठीक है, ppm स्केल में या डेल्टा स्केल जो है इसमें TMS की वैल्यू 0 ppm ली जाती है, और टॉ स्केल में इसकी वैल्यू 10 ली जाती है। तो इन दोनों स्केल को आपस में रिलेट करें तो टॉ इक्वल है 10 माइनस ये डेल्टा मतलब ppm।